आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और साथ ही साथ जय हिंद साथियों। मैं धर्मचंद राठौर अपने YouTube चैनल डीसी राठौर से आज इस चैनल के माध्यम से परसवाड़ा क्षेत्र की एक ऐसी घटना में आपके सामने लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देती है। समाज के ऐसे नुमाइंदों के बारे में बताना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को गलत करने तक मजबूर कर देती है। ये वीडियो यदि आप वास्तव में परसवाड़ा क्षेत्र की एक ऐसी घटना देखना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है, धोखाधड़ी का मामला है, तो आप मेरे साथ बने रहें और लगातार देखें आप ये मेरा चैनल। सबसे पहले आज परसवाड़ा क्षेत्र की जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूं उसके लिए पहले उन गलियों को, उस घर को मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें ये बात सामने आई है। आप देख पा रहे हैं मेरे इस चैनल में ये एक सिविल लाइन से हम जा रहे हैं और सिविल लाइन में जाते जाते आप देखेंगे कुछ ही दूरी पर ये देखिए, ये जो सर्कल बार बार ये सर्कल वाले घर को आप ध्यान से देखेंगे। ये सर्कल वाला जो घर है ये हमारे परसवाड़ा क्षेत्र के सम्मानीय श्री संपत पटेल जी का है, जो जाति से सवार हैं और हमारे लिए वो पिता पुत्र। किंतु आज इन्हीं से संबंधित और इनके दो पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र का नाम है विनय पटेल, दूसरे का है विनीत पटेल और इसमें विनय की वाइफ जिसका नाम है रितु पटेल और साथ ही साथ उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। और यहाँ पर विनय और विनीत की मम्मी यानी श्रीमती हेमलता पटेल, ये समस्त लोग इसी परिवार में इसी मकान में रहते हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत दुख होगा, समाज के नुमाइंदे जो सामने प्रतिष्ठा तो रखते हैं, सम्मान तो रखते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी हकीकत क्या है, इस हकीकत को बताने के लिए मैं डीसी राठौर अपने YouTube चैनल डीसी राठौर से। हकीकत यह है कि ये प्रतिष्ठित परिवार जो आपको दिख रहा है, इस प्रतिष्ठित परिवार में इसके सबसे बड़े बेटे विनय पटेल और उनकी मां श्रीमती हेमलता पटेल, इन्होंने एक ऐसा समाज के लिए ऐसा उदाहरण पेश किया है जो कहीं ना कहीं संपूर्ण जाति के लिए, समाज के लिए, उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना का मापदंड पैमाना तैयार किया है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया है, क्यों मैं YouTube चैनल के माध्यम से और मैं क्यों आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे के हक की भी बात करता हूं, उनके लिए मैं लड़ाई तक कर लेता हूं और बच्चों के नकल की जो व्यवस्था होती है उसके लिए भी इस पूरे क्षेत्र ने देखा है कि मैं किस तरह से सामने आने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं। कितना सफल होता हूं या नहीं होता हूं ये मुद्दा अलग है, लेकिन साथियों आज जो मैं मुद्दा लेकर आया हूं, मैं गारंटी देता हूं इस परसवाड़ा क्षेत्र के अंदर यहां पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो आने वाले समय में मैं करूंगा, आप देखेंगे पूरे परसवाड़ा क्षेत्र का एक इतिहास रचूंगा। मैं इतिहास रचूंगा। कैसे रचूंगा? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। मैं आपको बताता हूं कि इस परिवार के सदस्य जिसका नाम विनय पटेल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं शुरुआत यहां से इन्होंने एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पटेल परिवार के विनय पटेल ने एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है और उसमें पूरा साथ दिया है। जैसे हम प्रथम गुरु मानते हैं, माँ को हम प्रथम गुरु मानते हैं और प्रथम गुरु ने बकायदा बखूबी उनका पूरा साथ दिया है। और ये पूरे परिवार ने किस तरह एक ईमानदार आदमी को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने इस वीडियो में। तो आप समझेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा बड़गांव, सबसे पहले चीजों को मैं समझाते हुए बड़गांव स्थित ये जो जटाल है,
चटाल के पास से एक सड़क इस तरह से गई हुई है, ये इस तरह से। बड़गांव स्थित जो जटाल नाला है उसके पास ये जो सड़क इस तरह से गई हुई है, इसमें इस ओर लगभग 3.5 एकड़ और इस ओर लगभग 6.75 एकड़, जिसमें इसका खसरा नंबर है 66/1 और इसका खसरा नंबर है 66/1। ये दो जमीनें मैं आपको बताना चाहूंगा, बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। पर थोड़ा छात्र क्षेत्र का एक ऐसा क्राइम जो आप क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, और क्या हुआ था इस बात को समझने के लिए आपको पहले की स्टोरी समझनी पड़ेगी। बड़गांव स्थित ये जो जटाल नाला है, इसके समीप ये जो सर्कल है, यहां पर एक जमीन जो कि 3.5 एकड़, दूसरी जमीन रोड के इस ओर वो है 6.75 एकड़, 66/3 उसका खसरा नंबर है और 66/1 खसरा नंबर इसका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक जमीन जो है वो विनय पटेल के नाम से थी, एक जो जमीन है ये उनके मां श्रीमती हेमलता पटले जी के नाम से थी। ये जमीन, इन दोनों ने इस जमीन को 2012 में जय विनायक एक कंपनी थी, जेवीएस या जेएसबी के नाम से, दोनों ने माता ने और पुत्र विनय, इन दोनों ने उस जमीन की रजिस्ट्री एक कंपनी के नाम से की थी 2012 में। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्ट्री है, ये हमने निकाला है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं, उप रजिस्ट्रार के सील साइन है, इससे हमने डिटेलिंग निकाली और ये देखा, ये विनय पटेल ने ये जो जमीन है जेएसबी कंपनी के एक नाम, जिसका नाम है दिनेश चंद्र यादव, इन दोनों को इन्होंने बेचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे सिस्टम में मां जाति से पवार, विनय ये भी जाति से पवार है। साथ ही साथ दिनेश चंद्र यादव को जब 2012 में रजिस्ट्री की गई थी, तो उस समय जो 2 गवाह थे वो भी पवार जाति से ही थे, एक लालबर्रा से थे और एक खापावाला से। 2012 में जब इस जमीन की रजिस्ट्री श्रीमती हेमलता पटले जी और साथ ही पुत्र विनय के द्वारा कर दिया गया, किंतु कुछ कारणों से, समझना है, कुछ कारणों से रजिस्ट्री होने के बावजूद, जो कि दिनेश चंद्र यादव के नाम से हुई थी, होने के बावजूद इन्होंने नामांतरण नहीं कराया। कोई वजह रही होगी, उनकी मजबूरी या जो भी, वो हमें नहीं पता। लेकिन जब नामांतरण नहीं कराया, तो इससे ठीक 9-10 साल बाद, लगभग 2021 में ही ये जमीन में जो नाम आता था, वो नाम इस जमीन में उनकी माता श्रीमती हेमलता पटले का दिखता था और इसमें विनय पटले। चूंकि ये जमीन तो बेच चुके थे, इनका अधिकार वहां समाप्त हो चुका था, इस बात का प्रमाण मैंने आपको दे चुका है। जिसमें एक बार फिर मैं बता दूं, ये रजिस्ट्री के वो कागज हैं जिसमें विनय पटेल ने इस जमीन को रजिस्ट्री किया था दिनेश चंद्र के नाम से। ये वो कागज है, और ये कोई साधारण कागज नहीं है, ये बैहर रजिस्टर ऑफिस से निकाले गए कागज है। और ये उनकी मां हेमलता, जिन्होंने इस जमीन को रजिस्ट्री कर चुके थे 2012 में दिनेश चंद्र यादव को, ये प्रमाण है। 2012 में जब इस जमीन की रजिस्ट्री की गई थी, तो उस समय जो 2 गवाह थे, वो भी पवार जाति से ही थे, एक लालबर्रा से थे और एक खापावाला से। 2012 में जब इस जमीन की रजिस्ट्री श्रीमती हेमलता पटले जी और साथ ही पुत्र विनय के द्वारा कर दिया गया, किंतु कुछ कारणों से, समझना है, कुछ कारणों से रजिस्ट्री होने के बावजूद, जो कि दिनेश चंद्र यादव के नाम से हुई थी, होने के बावजूद इन्होंने नामांतरण नहीं कराया।
अब बात आती है कि जब दोनों ने 2012 में इस जमीन की रजिस्ट्री कर चुके थे, इनका अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा पूरे सिस्टम में केवल इस पार्टी ने नामांतरण नहीं कराया। लेकिन गवर्नमेंट में एक सिस्टम फिर भी ऐसा होना चाहिए। रजिस्ट्री बड़ा विषय है और रजिस्ट्री बड़ा विषय होने के बावजूद हो सकता है कि लेने वालों को उतनी जानकारी ना हो, चाहे मैं आम आदमी हूं। मैं ये रजिस्ट्री होने के समय रजिस्ट्रार जब आपकी जमीन अगर किसी की 6 एकड़ है 5, उसमें से 1-2 एकड़ भी बेचते हैं तो उनके पट्टे में काटपीट करते हैं, तो वो तो पट्टा तो वही चेंज हो जाता है। तो आखिर ऐसा होने के बावजूद ये जमीन ये जमीन में नाम इनका दिख रहा था, तो हो सकता है कि केवल नामांतरण की वजह से न दिख रहा, कोई बात नहीं। लेकिन विनय और उसकी मां ये बात तो जानते थे ना कि हमने जमीन को बेच चुका है। लेकिन देखिए यहां से प्रथम गुरु जिसे हम मानते हैं अपने लाइफ में, जिसे हम मां कहते हैं, मां जो कि प्रथम गुरु होती है। अब इस प्रथम गुरु ने क्या किया? इस प्रथम गुरु ने जब देखा कि 2021 में भी नाम पुत्र और मेरा दिखता है, इनके मन में एक लालच आया और बंटवारे में संशोधन पंजी के माध्यम से, बंटवारे में, रजिस्ट्री नहीं बंटवारे में, ये 2021 की जो जमीन है ये विनय के नाम कर दी। और जो कि विनय के नाम पहले ये तो दिखता ही था ही, वो मां ने भी ये नाम इसके नाम कर दी। इसका मतलब है कि 66/1 और 66/3 ये दोनों जमीन जो लगभग 10.17 एकड़ है, इतनी जमीन आखिरकार ये विनय के नाम हो जाती है। और जी हां, क्राइम यहीं से प्रारंभ होता है। एक मां को यह पता था कि हमने जमीन बेच चुके हैं, तो जब उनका अधिकार ही खत्म हो गया था तो किस अधिकार से उन्होंने ये जमीन अपने पुत्र के नाम की 420 का जो पहला प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, जो प्रारंभ किया उनकी मां ने। चलिए यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन इन्होंने फिर एक और घटना की, शर्मसार घटना। और वो शर्मसार घटना ये की कि ठीक 2022 में, जी हां 2022 में इन्होंने ये विनय पटेल ने ये जमीन जो 10.17 एकड़ है, उस सीधे साधे और ईमानदार इंसान को बेच दिया। और उन्होंने ये कोई पुरानी जानकारी नहीं बताई, ऐसे इंसान को बेचा जो हमेशा उस परिवार के लिए सुख दुख के समय खड़ा रहता था, उनके माँ बाप को अपना माँ बाप मानता था, इनको अपने छोटे भाई मानता था। ऐसे व्यक्ति जिसका नाम मैं खुद डीसी राठौर, जिसका नाम है डीसी, और जितना ये क्षेत्र मुझे जानता है, आप जानते हैं कि पिछले 27 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने बहुत बड़ा नहीं लेकिन कम से कम छोटा मोटा काम तो परसवाड़ा क्षेत्र के अंदर किया है। और जब मैंने दूसरे लोगों को जगाने का प्रयास किया है तो आज तो बात मेरे खुद पे आई है। इन्होंने 2022 में ये जमीन मुझे बेचा, रजिस्ट्री हुई और बकायदा आप देखिए शासन प्रशासन का कमाल, जब इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, मतलब ये कि बेचने के बावजूद भी पुनः डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने बनाया, तो ये भी एक क्राइम है। यहां भी शासन की धाराएं, हमारे संविधान की धाराएं लगेंगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने जब मुझे बेचा तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में बकायदा नियम से रजिस्ट्री हुई, जमीन मेरे नाम हुई, नामांतरण हुआ, इवन की मैंने बैंक से केसीसी लोन भी लिया, किसान क्रेडिट कार्ड, ये केसीसी लोन भी मैंने लिया है। अब मैंने वो लोन पटा चुका है, अलग बात है, लेकिन सोचिए कि ये ऐसी जमीन जिस पे बैंक लोन देती है, जबकि बकायदा इसकी एक सर्च रिपोर्ट तैयार होती है, उस सर्च रिपोर्ट में तक ये बात जानकारी सामने नहीं आई और मैं धोखे में रहा। और जब मैंने इसे 2025 में मुझे कुछ जरूरतें थी,
उन जरूरतों की वजह से मैंने इसे सेल किया, मैंने बेचने के लिए निकाला। और जब इस जमीन को मैंने बेचने निकाला, अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये है मेरी वो रजिस्ट्री, ये मेरी वो रजिस्ट्री है जो 2022 में विनय पटेल ने मुझे की। अब जब मैंने इसे सेल आउट करने निकाला, तब मुझे भला हो भगवान का, जिसको मैंने बेचा या बेचने के लिए निकाला, और उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी पता चली कि आपकी जमीन तो फर्जी है। पहली बार मेरे कानों में जब ये बात आई कि ये जमीन आपकी फर्जी है, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये बात विनय पटेल जैसे कही कि पटेल जी आपने मुझे गलत जमीन दिया है, ऐसा मुझे लोग कह रहे हैं, क्या कंसेप्ट है आप बताएं। तो विनय पटेल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने 2012 में ये जमीन बेचा था, लेकिन हमने रजिस्ट्री कैंसिल करा ली थी, और यदि कैंसिल करा ली थी तो मैंने भी बोला चलो अच्छी बात है भाई, मैंने भी प्रेम से माना। यदि कैंसिल करा दी थी तो वो कैंसिल करने का कोई डॉक्यूमेंट्स तो होगा, अगर नहीं होगा, गुम गया, तो हम तहसील ऑफिस या हम रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाल सकते हैं। उन्होंने मुझे घुमाया, बोले बस 2 दिन में ला रहा हूँ, 2 दिन में ला रहा हूँ, ऐसा करते करते 2 से 3 महीने उन्हें हमें कहीं ना कहीं हमारे बर्बाद कर दिए। और फाइनली जब हमने पाया, हम वास्तविकता में गए तो वास्तविकता में ये पाया गया कि वास्तव में ये जमीन 2012 में जय विनायक कंपनी को पहले ही रजिस्ट्री कर दी गई थी श्रीमती हेमलता और विनय के द्वारा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखा चुका हूं। तो जब ये दोनों ने पहले रजिस्ट्री कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को पुनः बनाकर दुरुपयोग किया। मां ने पहले दुरुपयोग किया जो बेटे के नाम किया, और बेटे ने रजिस्ट्री की मेरे नाम। अब मुद्दा यह है कि एक ही जमीन को इन्होंने पहले इस पार्टी को बेचा और फिर मुझे बेचा। इसका यह मतलब होता है कि भविष्य में कभी यदि ये जमीन किसकी है ये फैसला करना हो, तो जैसा कि वर्तमान का नियम है वो ये कहता है कि जिसके नाम से रजिस्ट्री पहले हुई थी, अब चाहे उन्हें नामांतरण नहीं भी कराया हो, लेकिन यदि इनके पास रजिस्ट्री के कागज है तो वो जमीन वास्तव में जय विनायक कंपनी ने, जिसको नॉमिनेट किया था उस समय, जिसका नाम था दिनेश चंद्र यादव, ये उनकी कहलाएगी, मेरी नहीं। सही मायने में मेरी रजिस्ट्री शून्य हो जाएगी। तब इस खून पसीने से कमाए हुए मेहनत के पैसों से मैंने ये जो जमीन लिया था, ये जमीन मैंने इसलिए लिया था कि बुरे वक्त में मुझे काम आएगी। लेकिन जब मैंने सेल आउट करने निकाला अपने बुरे वक्त में, तब मैंने पाया तो आज की डेट में ये जो जमीन है कहीं ना कहीं मेरे लिए 0% है। तब ऐसी स्थिति में मैंने इन्हें प्यार से भी समझाया, बात भी हुई, लेकिन इनकी शर्तें और हमारी शर्तें तो हमारी शर्तों पे खरे नहीं उतरे। हमें ये इन्होंने स्वीकार भी किया कि हम गलत हैं, स्वीकार भी किया, लेकिन फाइनली ये हमारा पेमेंट नहीं कर पाए। और उलझुल झूठ, बार बार हम फोन लगाते हैं, ये फोन उठाते नहीं हैं। हमने दिवाली के पहले भी हमने बार बार इनसे संबंधित मनोज पटेल भैया, विनीत है, उनके पापा को, विनय को हम कॉल करते रह गए। आखिरी तक हम निवेदन और हाथ जोड़ के विनती करते रह गए, लेकिन आखिरकार इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। और ऐसी सिचुएशन में, मजबूरी में, हमें एक केस दायर करना पड़ा हमारे थाने में, और ये है उसकी कॉपी और ये है उसकी रिसीविंग। अब चूंकि इससे मुझे केस दायर करना पड़ा, और मुझे बहुत खुशी की बात है कि परसपड़ा थाने के सम्माननीय टीआई साहब और उनके जो साथी अधिकारी थे, साथी थे, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि राठौर जी आप टेंशन ना लें, आप सही हैं, और प्रयास करेंगे कि जो सच होगा हम उसका साथ देंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रशासन मेरे साथ, और यदि मुझे भविष्य में जरूरत पड़ी तो एसपी साहब, कलेक्टर, एसडीएम या जो भी इससे संबंध अधिकारी हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे खून पसीने से कमाई हुई मेहनत की चीज को इस तरह जीरो ना होने दें। ऐसी स्थिति में
मैं चाहता हूं कि आप मेरा जो वहां पे रकम फंसी हुई है, आप कहीं ना कहीं मुझे मुआवजा दिलवाएं, इसका मुझे न्याय दिलवाएं, और साथ ही साथ ऐसे नुमाइंदों को जिन्होंने 420 का केस किया है और कागज को बदल के दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी न्याय संगत सजा दिलाने का पूरा कष्ट करें, ताकि समाज में एक बार ऐसा करने वालों को ये पता चल जाए कि आज भी हमारे भारत में संविधान पर लोगों को भरोसा है। और यदि वास्तव में इतने प्रमाण देने के बावजूद भी वास्तव में नहीं होता है और इन पे यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई सजा नहीं होती है, मुझे मुआवजा इसका नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और मैंने आज ये वीडियो जो बनाया है, ये इसका स्टेप फर्स्ट है। जब जो प्रोसेस हमारे शासन प्रशासन के द्वारा होगी, इस बात की जानकारी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं देता रहूंगा। ये हमारा एपिसोड फर्स्ट। साथ ही साथ वो सारे पत्रकार बंधु जो कहीं ना कहीं वास्तव में आजकल जो डिजिटल सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक दर्पण है, और समाज का दर्पण कभी झूठ नहीं कहता। तो हमें पता है कि हमारे पत्रकार महोदय, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वास्तव में इस मामले को संज्ञान में लें, और यदि किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता पड़े तो वो प्रमाण मैं आपको दूंगा, उसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। सच का साथ देकर के वास्तव में आप प्रमाणित करें कि वास्तव में पत्रकारिता हमारे समाज के लिए एक ऐसा स्तंभ है जो कहीं ना कहीं समाज सुधार का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें मेरा साथ दें, और साथ ही साथ मेरे इस YouTube चैनल पर जितने भी मेरे बच्चे 27 सालों से मैंने पढ़ाया है, जितने बच्चे इस YouTube चैनल पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो अभी नहीं हैं, नए हैं, वो जरूर कमेंट्स करें कि वास्तव में ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे समाज में आकर समाज के ही ईमानदार, आज मैं पढ़ा लिखा हूं, अपनी बात रख पा रहा हूं। आप सोचिए, कोई यदि ऐसा व्यक्ति होता जो इतने बड़े पटेल के सामने, भाई हम लोग तो छोटे मोटे बच्चे भी नहीं हैं, इतने बड़े पटेल के सामने कौन अपनी बात रख पाता? वो तो बेचारा जीरो पे खड़ा रह जाता। और ये पटेल होकर भी समाज सेवी कहलाते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, ढोंग करते हैं ये लोग, समाज सेवा का ये ढोंग करते हैं, जो एक ही जमीन को 2 बार बेच करके, वो भी एक पढ़े लिखे इंसान को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो ध्यान रखना कि वास्तव में ऐसा जो वो सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानता हूं कि भारतीय संविधान में आज भी वो बात है, सत्यता है, सत्यमेव जयते की बात होती है, सत्य की जीत होती है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ पूरा शासन प्रशासन और जो भी मेरे सम्मानीय नागरिक परसवाड़ा के हैं, वो मेरे साथ जरूर खड़े रहेंगे। और समय समय पर यदि शासन प्रशासन के द्वारा मुझे सही सपोर्ट नहीं मिलता या कोई और वजह से ये मेरे काम को आगे नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समय समय पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा, और आखिरी दम तक जब तक मेरे में सांस है, ये लड़ाई में लड़ता रहूंगा और मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं सही हूं। ये गलत है और ये बहुत जरूरी है समाज में कि सच का जीत होनी चाहिए और झूठ की हार। और यदि इसके विपरीत बात होती है, तो ऐसी स्थिति में जब ये चीजें नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में समाज एक ईमानदार व्यक्ति को ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर देता है जो कहीं ना कहीं गुनाह के रास्ते पे चला जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान, यहाँ जो हमारा शासन प्रशासन है, यहाँ के जो पत्रकार हैं और यहाँ के जो सम्मानीय नागरिक हैं, और जरूरत पड़ी तो हमारे एसपी कार्यालय से, जैसा कि हमारे एसपी साहब जो हैं अभी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, हेलमेट पे वाव क्या शब्द ही नहीं है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं सर, आपको सैल्यूट है। कलेक्टर साहब आपको भी सैल्यूट है, आपके मैंने कई काम देखे हैं, आपने जो तरीका अपनाया है वास्तव में एक नमन करने लायक और सर झुकाने लायक है। तो बस उम्मीद करता हूं सर कि आज एक सामान्य सा व्यक्ति जिसने अपनी
खून पसीने की कमाई से इसे खरीदा था। आज मेरे साथ जो फोर्जरी हुई है, इसमें दो चीजें, एक तो निवेदन है कि एक तो मुझे मुआवजा जो इसका इनके द्वारा मिलना चाहिए मुझे वो मिले, और साथ ही साथ इनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए कि भविष्य में कोई सोचकर भी ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। धन्यवाद। और हम देखेंगे अपने सेकेंड पार्ट में कि आखिरकार होता क्या है। अभी तो मैंने थाने में यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी है, वो जांच में है। अब जांच के दौरान जो भी रिपोर्ट्स आएंगी और जो भी यहाँ पे होगा मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।